वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज में। ये सीरीज न केवल बीईओ बल्कि पीसीएस के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस या बीईओ के लिए तो आज ही इस सीरीज को फॉलो करिए। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीरीज में आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टोन एज। आज इस टॉपिक की हम यहाँ बातचीत करेंगे वो है स्टोन एज यानी पाषाण युग। आज इसकी बातचीत यहाँ पर होगी, पाषाण काल की बातचीत होगी। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं, हम लोग पाषाण युग क्यों कहते हैं भैया। तो ये वो समय है जब इंसान ने पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया औजारों और हथियारों की तरह से। यानी वो समय जब इंसान ने पत्थर के हथियार बनाए, पत्थर के औजार बनाए और उनका इस्तेमाल उसने करना प्रारंभ किया। तो ऐसे समय को हम नाम देते हैं स्टोन एज। ठीक है, हाँ, पाषाण युग। तो इसी वजह से इसका नाम पाषाण युग है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, पत्थर के औजारों का उपयोग, यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है, पत्थर के औजार बनाए हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है। बाएं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जड़ को खोद रहा है वो इसके माध्यम से और उसको यूज कर रहा है। दूसरा, जानवरों की खाल को उतारने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक स्क्रैपर की तरह ये जो यूज हो रहा है ना। देखो जरा आगे, पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। देखो, पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस में बीईओ में पूछे जा चुके हैं उनको हम लगाएंगे, जिससे हमारा होल सोल टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, तो पाषाण युग से तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे। पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा ही उनके जीवन के प्रमुख आधार थे। यार सही बात है, प्राचीन काल में इंसान जो है गुफाओं में ही रहता था, है ना। यह मानव सभ्यता के आरंभिक काल में से है जब मानव आज की तरह विकसित नहीं था, वो भी जानवर ही था एक तरीके का। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमेग्रान, ये नाम याद रखना, ठीक है। प्रारंभिक मानव को क्या बोलते थे क्रोमेग्रान के नाम से जाना जाता था। इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था और शिकार और कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताता था। मतलब इस काल में इंसान एक जानवर ही था और उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके अपना पेट भर ले और जिंदा बना रहे, बस। और उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं खंड शिक्षा अधिकारी बन जाऊं, कि मैं डीएसपी बन जाऊं। ऐसा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। यार सोच के देखो, ये लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया रही होगी ना। कोई टेंशन नहीं है, बस खाना है, सोना है और जिंदा रहना है, बात खत्म। बाकी और जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल की परंपराओं की मुख्य विशेषता है। अब ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो है उच्च पूर्व पाषाण काल की विशेषता है। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति का संबंध पाषाण युगीन संस्कृति से। ये सारी की सारी पाषाण युगीन संस्कृति हैं। सोहन है, मद्रासियन है और विंध्य है। पेपर पूछा जाएगा सोहन संस्कृति का संबंध किससे है, तो आप बताओगे स्टोन एज से। ठीक है, अब देखो, भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ये फैक्ट है, पेपर में आ चुका है। अभी मैं आगे आपको सवाल दिखाऊंगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक नवपाषाण कालीन स्थल से प्राग ऐतिहासिक औजार प्राप्त करे। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आएगी, पाषाण कालीन, और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखो इनको किस किस तरीके से बांटा गया है। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जब इंसान लिखना जानता ही नहीं था, उसको लिखना आता ही नहीं था। तो अगर कोई समय ऐसा है जिसमें इंसान लिखना नहीं जानता है तो प्राग ऐतिहासिक है। और ऐसा समय जिसमें इंसान लिखना सीख गया उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक समय, जैसे इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे देखो, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1663 में भारत में
पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी इसको ढूंढना शुरू हुआ। प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय निरक्षर समाजों का इतिहास है। मैंने अभी क्या बताया, प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें इंसान लिखना जानता ही नहीं था। ठीक है, हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो 1816 में टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल तथा लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। ये बात भी पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल तथा लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। सर्वप्रथम 1865 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नव पाषाण काल में किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक और नवपाषाण यानी नियोलिथिक शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुबाक ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री टाइम्स में किया था इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले। लार्तित ने पुरापाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व, मध्य पूर्व एवं उच्च पूर्व पाषाण काल में किया। ये जो विभाजन है ये महत्वपूर्ण है, पेपर में यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा। कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लैग विधि, चॉपर विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया जाता था। ये इनको बनाने के तरीके थे। ठीक है, जबकि हैंडेक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास और अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए जगह के नाम है। इनमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर हम कालक्रम देखें साथियों तो सबसे पहले क्या आएगा, कालक्रम में सबसे पहले आएगा पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल, फिर कांस्य और फिर लौह। पूर्व पाषाण काल का मतलब है जब इंसान जो है पत्थरों के औजार बनाता था। नवपाषाण काल का मतलब है जब पत्थरों के औजार बनाने के साथ साथ उसने बेहतर औजार बनाए, आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठीक है, और कांस्य का मतलब है जब इंसान ने कांस्य की खोज कर ली। ठीक है, और लौह का मतलब है जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से इनका विभाजन किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय पुरातत्ववेत्ता V.S. वकड़कर ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, अब इससे किस तरीके के सवाल आए, एक का सवाल आपको दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये PCS में पूछा जा चुका है प्री में 2004 में। BO में भी आने की इसकी पूरी संभावना है। देखो क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि भीमबेटका क्या है। भीमबेटका जगह है साथियों मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर बहुत सारी केव पेंटिंग, गुफा चित्र यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो अभी ऑप्शन आपके सामने है, गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमा तथा सोन नदी का उपागम स्थल, यानी सोन नदी यहाँ से निकली है ऐसा बता रहा है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक है, इस तरीके से सवाल आएगा। दूसरा देख लो यहाँ पे, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो अभी हमने देखा भीमबेटका। तो इस तरीके से पेपर में आपके सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये देखो कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो प्री में भी आया है, मेंस में भी 2007 में, 2011 में, कितनी बार आ चुका है। इसी तरीके के सवाल पेपर में मिलेंगे भाइयों, चिंता मत करो। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, भीमबेटका। ठीक है, आ पा रही है बात समझ में, नहीं आ पा रही है। अब इस सवाल को देखिए, अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा था कि कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया है। तो इसका जवाब क्या था, अभी हम जस्ट हमने पढ़ा, थॉमसन इसका जवाब है। अब ये सवाल PCS 2010 में आया है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, कोई अंतर नहीं होगा। आप विश्वास मानिए, जब आप पेपर दे रहे होगे तो आपको ये लगेगा यार ये सवाल तो हमने कई बार पढ़ रखे हैं, इनको तो हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब सवालों को हम आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही सेम सवाल था कि नहीं, ये वाला थॉमसन वाला, कोपनहेगन सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया। तो ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस अच्छे से पढ़ते रहो यार। ठीक है, अब देखो इस टेबल को हमने ऊपर ही पढ़ लिया है तो दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे देखो,
निम्न पूर्व पाषाण युग के उपकरणों के आधार पर दो भागों में इसे बांटा जाता है। यानी निम्न पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला है चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति, या फिर एल्यूशियन संस्कृति, हैंड एक्स या क्लीवर। चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। चॉपर चॉपिंग का मतलब हो गया, देखिए चॉपर का मतलब हो गया काटना, और चॉपिंग का मतलब भी काटीना एक तरीके से। तो इन्होंने इस तरीके के हथियार बनाए जो काटने पीटने में इस्तेमाल होते थे, ठीक है। और ये कहाँ से मिले हैं? सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। वहीं एल्यूशियन संस्कृति को हैंड-एक्स संस्कृति कहते हैं। हैंड-एक्स मतलब हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी, ऐसी कुल्हाड़ी जिसका इस्तेमाल हाथ में पकड़ के किया जाता था, उसे बोलते थे हैंड-एक्स। हैंड-एक्स को 28 सितंबर 1864 को प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वद्दादुरई और अतिरमपक्कम से प्राप्त किया था। अतिपक्कम, चूंकि हैंड-एक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मद्रासी संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति में क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड भी मिले हैं, ठीक। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है पीसीएस में। भारत में प्राग ऐतिहासिक के जनक भूतत्व सर्वेक्षक यानी जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट फुट ब्रूस थे। पेपर में ये पूछा जाता है, सीधे सीधे आया हुआ सवाल है कि रॉबर्ट फुट ब्रूस कौन थे? तो रॉबर्ट फुट ब्रूस जो है एक जियोलॉजिस्ट थे। मैं आपको वो सवाल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो भैया, कौन है ये? रॉबर्ट फुट ब्रूस। ये आपके सामने है, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट फुट ब्रूस कौन थे भैया? तो रॉबर्ट फुट ब्रूस एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। हालांकि आयोग ने इसका जवाब पुरातत्वविद भी सही माना है, क्योंकि अभी खोज कर रहे हैं स्टोन एज में, तो फिर ऑब्वियस बात है एक पुरातत्व शास्त्री भी इनको कह सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो ये कौन है? ये एक जियोलॉजिस्ट है, एक भूगर्भ वैज्ञानिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। रॉबर्ट बुशफूट ने मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम से कांस्य युग के पहले उपकरणों को प्राप्त किया, जो कि क्वार्ट्जाइट यानी स्फटिक पत्थर से बने हुए थे। D13 के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज टीम के अभियान ने 1935 में सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण शोध किया। सोहन घाटी में बेलन घाटी में शोध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस घाटी में लगभग 44 पुरातात्विक स्थल पाए गए, जो कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे, ठीक है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकल के मिर्ज़ापुर से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। यह नदी घाटी पुरातत्व खोजों के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा किस नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। आपका जवाब होगा बेलन, ठीक है, बेलन नदी घाटी, ठीक। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से भी इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, जो कि संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थरों से किया गया है, ठीक। आगे देखो। मध्य पुरापाषाण काल को पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति कहते हैं। ये भी एक फैक्ट है, पेपर में पूछ लेगा फलक संस्कृति किसको कहते हैं? आपका जवाब होगा मध्य पुरापाषाण काल को, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल। आगे देखिए। सिंहावल मध्य प्रदेश निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का एक पुरा स्थल है। सांगवो गुफा मध्य पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल को हमने पढ़ लिया पूर्व, और अब हम देखेंगे डायरेक्टली इसमें जो साधारण विभाजन किया गया है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को, उसको पढ़ेंगे। देखो, वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंघी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के साक्ष्य मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं। मारवाड़ और मेवाड़ से पुरापाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई है। दक्षिण भारतीय स्थल जैसे पलवई, उतानूर, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की आदि से राख के ढेर खोजे गए हैं। डोलमेंस का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियों से है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूरी तरीके से प्राकृतिक था। वे शिकार पर निर्भर थे और उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल था। सही बात है, जंगल में रहेगा तो क्या ही खाएगा। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण ये कच्चा मांस खाते थे। यानी ध्यान रखना, पुरापाषाण काल में अग्नि का प्रयोग ये नहीं जानते थे। अब ये मत सोचना कि अग्नि की खोज नहीं हुई थी। अग्नि की खोज तो देखो, अग्नि की खोज तो पुरापाषाण काल में ही हो गई। अग्नि क्यों? जब पत्थरों के हथियार बनाए तो चिंगारी लगी, आग लग गई। लेकिन ये लोग उसका यूज़ नहीं जानते थे। इन लोगों ने जब पहली बार अग्नि को देखा तो उसको खाने की कोशिश करी। अब यार अग्नि को खाया तो मुंह जल गया, पकड़ने की कोशिश करी तो हाथ जल गए। इनको समझ आ गया ये चीज़ बढ़िया नहीं है, इससे दूर रहना है ना। तो अग्नि की खोज तो पुरापाषाण काल में ही हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल इन्होंने नवपाषाण काल में जाकर के सीखा। तो अग्नि की खोज तो कर ली थी बट यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए मांस वास सब कच्चा ही खाया करते थे। ठीक है, आगे देखो। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, यानी खाना इकट्ठा करता था, उसे खाना उगाना नहीं आता था, ध्यान रखना। इस काल में मानव को पशुपालन और कृषि का भी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल सही बात है, खेती वेती नहीं करता था। इस काल में तापमान में भारी गिरावट आई। राजस्थान के नेवासा के निकट मध्य पुरापाषाण काल के उद्योग तथा ताश स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ड फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः शुल्क से बनी वस्तुकारों का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेवाल्वा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण मध्य प्लीस्टोसीन भूगर्भीय युग की विशेषता बताते हैं। ये पेपर में पूछा गया फैक्ट है। मानव जैसे प्राणी अर्थात ऐसे आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ वे होमोनिड कहलाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के, ये फैक्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के हथनौरा स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज हुई। हथनौरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया। हथनौरा कहाँ पर है? हथनौरा से मिली है एक बहुत बड़ी मानव की खोपड़ी, और एक खोपड़ी बताई जाती है किसी महिला की है। भारत में मानव का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई। आगे देखो। अतिरम पक्कम नामक पुरापाषाण कालीन स्थल पर एल्यूशियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह का समुच्चय साक्ष्य मिला है, यानी पशुपालन के चिन्ह यहाँ से मिलने लगे। ठीक है, चिरकी, नेवासा और हुसंगी उत्खनित एल्यूशियन स्थल है। एल्यूशियन उपकरणों में हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं, जो ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी नेवासा नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित होसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। आगे देखिए। मृच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, जहां से हड्डी सींग के बने सर्वाधिक औजार मिले हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल रेनीगुट्टा, ठीक है, बेटमचेला, बेमुला, कुरनूल आदि हैं। और पुरापाषाण काल का अंतिम फैक्ट, कर्नाटक में स्थित ईशामपुरा पुरापाषाण कालीन औजार बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था। ज्वालापुरम 9 आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है और एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। इस प्रकार जलालपुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मीजोलिथिक एज यानी मध्यपाषाण काल। देखो भाई, मीजोलिथिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, मीजोज और लिथिक। मीजोज का मतलब होता है मध्य और लिथिक का मतलब है पत्थर। इस काल को अनुपुरापाषाण काल यानी एपी पैलियोलिथिक एज या आद्य नवपाषाण काल, अर्ली ऑफ प्रोटोनियोलिथिक एज या संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एक तरफ है, जैसे ये हो गया मीजोलिथिक, इसके एक तरफ है पैलियोलिथिक और एक तरफ है नियोलिथिक, यानी एक तरफ है पुरापाषाण काल, एक तरफ नवपाषाण काल, एक तरफ मध्यपाषाण काल। तो बीच में हो गया नहीं हो गया, दोनों के बीच संक्रमण का कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की। ये बात पेपर में पूछी जा चुकी है, आगे हम इसे देखेंगे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, हाँ।
सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। गुजरात स्थित लंगनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा से, अच्छा ये महदहा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है, ठीक है। महदहा से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण तथा आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल महदहा से मृग श्रृंग यानी जो मृग के सींग होते हैं उनके छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। दमदमा से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा भी यूपी में है तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा दमदमा किस प्रकार का स्थल है, तो आप आंसर करेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। सराय नाहर राय यूपी में ही पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो यहाँ से युग्म समाधान के चिन्ह मिले हैं। आगे देखिए, मध्य पाषाण काल के छोटे पत्थर के औजारों के अलावा विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शैलाश्रय क्रमांक 1 से 17 मानव कंकाल मिले हैं। यानी जो गुफा नंबर 1 है उसमें 17 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन और हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्यकाल में हुई है, यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत के आदमगढ़ जो पड़ता है एमपी में और बागौर जो कि पड़ता है राजस्थान में, यहाँ से मिले हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मैंने अभी आपको दिखाया था। बागौर जो कि राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी पर है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 500 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाने लगा। यहाँ 1968 से 1970 तक वी.एन. मिश्रा ने उत्खनन का कार्य करवाया, ठीक है, बागौर में। आगे देखो, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनके नाम जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र, शैल चित्र मध्य पाषाण युग के द्योतक हैं। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। माहेश्वर को माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। जब हम पढ़ेंगे ना एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद, तब भी ये आएगा माहिष्मती। बलूचिस्तान में स्थित पुरातात्विक मेहरगढ़ से बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिला है, ध्यान रखना। महदहा प्रतापगढ़ एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी जहाँ पे जानवरों को काटा जाता था। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चौपानी मांडो से जंगली धान के प्रमाण मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। यह स्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस साइट को खोजने का श्रेय बी.डी. मिश्रा को जाता है। पैसेरा जो बिहार में है से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसेरा मध्य पाषाण युग का पुरास्थल है। इसकी खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की। पेपर में आने वाले फैक्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो जो भी अभी हमने जो भी जगह देखी है उनके बारे में। जैसे हमने देखा दमदमा यूपी में, सराय नाहर राय यूपी में, लेखैया यूपी में, दमदमा महदहा यूपी में, चौपानी मांडो भी यूपी में, ध्यान रखना। पैसारा ये बिहार में है, वीरभानपुरा ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आदमगढ़ एमपी में है, बागौर राजस्थान में है और रतनपुरा और लोटेश्वर ये गुजरात में है, ठीक है। ये है हमारे कुछ पाषाणकालीन स्थल। दक्षिण भारत में भी आप देख लीजिए, तेनमलाई केरला में और तेड़ी स्थल ये पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक। आगे देखो, मध्य पाषाण काल को हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नव पाषाण काल को, नियोलिथिक एज। देखो, ले मेजुरायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पॉलिशदार सेल्ट प्राप्त कर नव पाषाण काल की खोज की। घिसाई द्वार, चोंच द्वार घिसाई द्वार और चोंचदार और पालिशदार औजारों का प्रयोग इस काल में किया जाता था। बेसिकली देखो, पत्थर के हथियार तो यार
जो है पुरापाषाण काल में भी बन रहे हैं, मध्यपाषाण काल में भी बन रहे हैं और नवपाषाण काल में भी बन रहे हैं। लेकिन नवपाषाण काल के पत्थर के औजारों और पुरापाषाण काल में अंतर है। नवपाषाण काल में जो पत्थर के औजार बन रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, तो उनमें बहुत अच्छी फिनिशिंग है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। ठीक है। इंसान ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया है ना, वो जो है वो तांबा ही है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा तांबे का यूज़ हुआ है, हालांकि खोज कांसे की हुई बट इस्तेमाल वो तांबा कर रहा है। वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त होते हैं। माधा नवपाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में है। यह यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में 70 किलोमीटर दूर है। अभी हमने मैप पर इसको देखा था। ठीक। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बिलासुरगाम से प्राप्त हुआ है। अग्नि के आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है, ध्यान रखना। अग्नि का आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है, हालांकि व्यापक प्रयोग होमो निएंडरथल मानव ने किया। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव, ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो निएंडरथल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सैपियंस को माना जाता है। प्रज्ञ मतलब जिसमें बुद्धि हो। तो अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव कौन था? होमो निएंडरथल, ध्यान रखना। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्री टाइम्स में किया था, ऊपर भी हमने पढ़ा है। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाण क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। इन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। बेसुली, छेनी और छेद वाले गोल पत्थर नवपाषाण युग से जुड़े हुए हैं। आलचिन दंपत्ति और बी के थापर ने उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के उद्भव में चीन की नवपाषाण संस्कृतियों के प्रभाव को स्वीकार किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ है, ध्यान रखना। देखो, पुरापाषाण काल में इंसान भोजन उगाता नहीं था, इकट्ठा करता था, इसीलिए खाद्य संग्राहक था। मध्यपाषाण काल में भी भोजन उगाता नहीं था, इकट्ठा करता था, इसीलिए खाद्य संग्राहक था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव हो गया खाद्य उत्पादक। ठीक है, खाद्य उत्पादक हो गया, उसने खाने को उगाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। अब कैसे उसने सीखा, ये एक रहस्य का विषय है, कोई नहीं जानता कि इंसान को खेती करना किसने सिखाया। कुछ लोग ये भी कहते हैं एलियन का हाथ था, लेकिन हाँ, फिर भी इंसान ने खेती करना सीख लिया, और जब खेती करना सीख लिया तो अब वह खाद्य उत्पादक है। दूसरा, आग का इस्तेमाल उसने सीख लिया नवपाषाण काल में, तो अब वह कच्चा मांस नहीं खाता है, भुना हुआ मांस खाता है, बढ़िया स्वाद के साथ, कुरकुरा कुरकुरा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये थोड़ा सा चेंज आए हैं उसके जीवन में। अब देखो, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम खेती के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में संत कबीरनगर जिले में झील के किनारे लहुरा देव पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। यहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल से भी 6000 ईसा पूर्व की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चीन की यांगसी नदी घाटी के क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा चीन में मिला। सोरगम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जौ यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया, ध्यान रखना। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की। गुफा कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफा कराल का मतलब है कुम्हार की गुफा। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। बुर्जहोम कश्मीर के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी सबसे ज़्यादा नवपाषाण कालीन जो उपकरण कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। लेकिन उसके बाद कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले, जो बिहार में है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। आग का उपयोग
नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो मैंने आपको ऊपर बताई। धातुओं में सबसे पहले तांबा इस्तेमाल हुआ, मैंने ऊपर आपको बताया सबसे पहले तांबा यूज हुआ है, ध्यान रखना। ताम्रपाषाण का स्थल है तांबे और पत्थर का दोनों का यूज। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। पहला है अहाड़, दूसरा है गिलुंद। ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है जहां पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। भारत के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम निम्न है। ये पेपर पूछा गया है। सबसे पहले सबसे पुरानी कायथा, कायथा के बाद अहाड़, अहाड़ के बाद मालवा, फिर जौरवे। कायथा कहाँ से मिला है? एमपी से मिला है। अहाड़ राजस्थान से मिला है। मालवा एमपी से मिला है। जौरवे महाराष्ट्र से मिला है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति अहाड़ स्थल से प्राप्त हुई है। वृत्ताकार गर्त ग्रह मतलब हो गया कि जमीन में गड्ढा बना करके उसके नीचे रहना। जौरवे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मृतक के निचले पैरों को दफनाने से पूर्व काट लिया जाता था। जारवे संस्कृति में जब मुर्दे को दफनाया जाता था उसके पैर को काट लेते थे। जारवे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जौरवे संस्कृति में मुर्दा को दफनाने से पहले उसके पैर काट लेते थे। कायथा संस्कृति उज्जैन में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन संस्कृति माना जाता है। आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता। यह राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह ताम्रयुगीन बस्तियों में सबसे पुरानी है, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल है जो इंदौर के निकट है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल को अगर आप देखिए तो अहमदनगर जिले में जौरवे, नेवसा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरा स्थल जौरवे संस्कृति के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जौरवे संस्कृति कौन सी? वही संस्कृति जो मुर्दाओं के पैर काट लेती है। अब तक ज्ञात जौरवे स्थलों में गोदावरी के किनारे पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, जूट पटसन। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली और इमामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों में मृतकों के अवशेषों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में फर्श के नीचे दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हाँ, यानी मुर्दे को किसी डिब्बे में बंद करके नीचे घर में दफना लिया जाता था। इमाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के समान है। ठीक, मालवा और राजस्थान में मिली गरुड़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था, यानी सांड जो है वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था, जैसे नंदी हमारे यहाँ हिंदुओं में होता है वैसे ही। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम। ये बात ध्यान रखनी है आपको। महाराष्ट्र में जब मुर्दे को दफनाएंगे तो सर उत्तर में, पैर दक्षिण में, लेकिन दक्षिण भारत में दफनाएंगे तो सर पूर्व में और पैर पश्चिम में। अलग अलग तरीके से लोगों को दफनाने की विधियां प्रचलन में थी। ठीक, आगे देखो, दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की और हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो, नवपाषाण युग के स्थल कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, राना गुंडी, जलीलपुर और सराय खोला, ये सब मिले हैं कहाँ पे? पाकिस्तान में। कश्मीर में देखेंगे झेलम घाटी में तो बुरजा होम और गुफा कराल। उत्तर भारत में देखेंगे तो कोलडीवा यूपी में, महदहा यूपी में, चिरांद बिहार में और सेनुवार बिहार में, ध्यान रखना। पूर्वी भारत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में पांडू राजार ढेरी, ठीक है, सरुतरु असम में और मारकडोला असम में। प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल,
कूपगल, मास्की, संगनकल्लू, अर्जुनकोंडा, पिकलीहल और उत्तनूर और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। पांडुराजा ढेरी पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख आद्य ऐतिहासिक पुरास्थल है जहां से आद्य ऐतिहासिक काल की प्रमुख चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। सरुतारू गुवाहाटी में है, यहाँ से खुदाई में कुल्हाड़ी जैसी सामग्रियां मिली हैं। ठीक है। और धूसर रंग के मिले हैं जिन पे, और यहाँ से जो बर्तन मिले हैं धूसर रंग के मिले हैं जिन पे रस्सी के निशान है। आगे देखिए दाऊजली हेडिंग, ये असम में है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक। आगे देखो जरा, भरतपुर पुरास्थल पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये एक बार इनको देख लो, लोकेशन देख लो। बुरजा होम कश्मीर में, चलगाई, सरायखोला, किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, ये सब पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में। चिरान बिहार में। ठीक है। सरुतरु असम में, मादक टोला असम में। ठीक है। दकुवाली हार्डिंग ये मेघालय में है। चिरान बिहार में। पांडु राजा डिबरी ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। कूचा मिलेगा उड़ीसा में। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए तो अर्जुनकोंडा मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कोडेकल, संगनकल्लू, हल्लूर ये सब मिलेंगे आपको कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में मिलेगा। ठीक। नीचे की तरफ आएंगे तो पय्यमपल्ली आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है। ये हो गए हमारे सारे के सारे, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इससे जुड़े सवाल जो प्रीवियस ईयर पीसीएस वगैरह में या बीओ वगैरह के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। चलिए इस सवाल को देखिए, हमने सॉल्व कर ही लिया था। रॉबर्ट फुटब्रूस कौन है, भूगर्भ शास्त्री है, पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है। आगे देखो, कोपनहेगन सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगी विभाजन किसने किया, मैंने आपको बता ही दिया, थॉमसन ने किया है, ध्यान रखना। अब ये सवाल देखिए, पशुपालन का आरंभ कब हुआ? तो जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पशुपालन का जो आरंभ है ये मध्य पाषाण काल में हुआ है, ध्यान रखना, मध्य पाषाण। ठीक है। पेपर में पूछे कि मनुष्य ने खेती करना कब आरंभ किया, नव पाषाण काल में। ठीक है। आग का इस्तेमाल कब किया, नव पाषाण काल में। पहिए की खोज कब करी, नव पाषाण काल में। लेकिन अग्नि का आविष्कार कब किया, तो फिर आप बताओगे पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखो, आगे देखिए, किस पुरास्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डी के, तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हड्डी की अस्थि प्रतिमा मिली है, महदहा से मिली है, यूपी से, पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहां पर आप देख लो, मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखो, हड्डी से निर्मित आभूषण कहां से मिले, तो ऊपर हमने देखा महदहा, ये इसका आंसर है, आरओ यारो मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखो, एक ही कब्र से 3 कंकाल कहां से मिले हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, सही जवाब है इसका दमदमा, ये भी यूपी में ही है, प्रतापगढ़ में। तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरीके से पेपर में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आगे देखिए, खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले कब आरंभ हुई, मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि खेती की शुरुआत कब से हुई है भैया, खेती की शुरुआत हुई है नव पाषाण काल से, ध्यान रखना, कृषि। ठीक है, इससे पहले पुरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में इंसान जो है खेती नहीं करता था, तो वो कौन था, वो था खाद्य संग्राहक, यानी खाना इकट्ठा करता था। लेकिन नव पाषाण काल में उसने खेती करना सीख लिया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखो वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये भी देख लो, नव पाषाण काल में ही उसने जौ की खेती की है, गेहूं की खेती की है। ठीक है, इस तरीके से उसने सारी खेतियां की हैं यहाँ पे। आगे देखो, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, तो अभी इस सवाल को हमने ऊपर देखा था, नहीं देखा था,
इंसान का जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है, एक जगह हथनौरा, वहां से, ठीक है, हथनौरा से मिला है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक, ध्यान रखना। आगे देख लो, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, जौ, चावल, अनाज, बाजरा। यूपी पीसीएस में देखो आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, जौ है। इंसान ने सबसे पहले कौन सा अन्न इस्तेमाल किया? जौ, ठीक। आगे देखो, ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, देखो 2 बार पेपर में आया है लगातार। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भैया? तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, जो यूपी में ही पड़ता है, ठीक है, संत कबीरनगर जिले में। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, इसको आप देख करके जाना, पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं जरा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारतीय महाद्वीप में मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, लेकिन मेहरगढ़ से भी पुरानी जगह अब हमें मिल चुकी है, जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये है लहुरा देव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे देखो, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? देखो, चालकोलिथिक एज कहते हैं उस समय को जहां पर तांबा यानी चैल्को और लिथिक यानी पत्थर दोनों इस्तेमाल हो रहे हो। तो इस बात को, इस युग को हम क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण युग, जहाँ पे हम तांबा भी यूज़ कर रहे हैं और पत्थर भी यूज़ कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है चैल्कोलिथिक एज, ध्यान रखना। अब ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2008 के पीसीएस में आया है। किस पुरास्थल से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं? इस लाइन को हमने ऊपर पढ़ा था, अभी याद करिए, वीडियो बैक करके देख लो। वो जगह है मेहरगढ़, जो पड़ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। आगे देखो, इस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे। नवदा टोली कहाँ पर स्थित है भैया? तो नवदा टोली कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। महदहा कहाँ पर है? यूपी में है। बेलन घाटी कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है। नर्मदा घाटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जारवे संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इस तरीके से पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसको देख लो, राग का टीला किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2009 में, इसी तरीके के सवाल मिलेंगे। तो ये है संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक। आगे देख लो, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गुफा शैल चित्रों के लिए फेमस है। कहाँ पर है? एमपी में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। जस्ट आपको बताया, ठीक है। फिर से वही सवाल है, देखो कितनी बार आया है। प्राग ऐतिहासिक स्थल चित्रकला के लिए फेमस है। अब देखो, उत्तराखंड में भी आया है, पीसीएस मेंस में भी आया है, ये है भीमबेटका। तो इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे साथियों, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।